आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, आ रही है। मैंने जिन बच्चों का कनेक्ट नहीं हो रहा ना, मैंने मैसेज किया आप लोग लीव करके दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो इंटरनेट का कोई मसला वगैरह होगा, इस वजह से उनका हो नहीं रहा। अच्छा, आज हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है और चैप्टर 1 में हमारे पास जो है ना 6-7 एससीक्यूज हैं इम्पोर्टेंट, और एंड पे हमारे पास ना 3 एलईक्यूज हैं। वो बहुत एक्सट्रीम लेवल के इम्पोर्टेंट है कि अगर सर का कुछ देने को दिल नहीं है, सर ने ये एलईक्यूज दे दी और आपका पेपर बन जाता है। हम लोग का जब क्लास टेस्ट हुआ था ना थेरा का सिलेबस का, तो तब भी हम लोग को ना इस चैप्टर में से एलईक्यू आया था और हम लोग को ये समझ नहीं आई थी कि स्टेटमेंट में हम लोगों ने स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोगों ने लिखना क्या है। लेकिन ये सीन हुआ था कि जब हम लोगों ने अपने से थोड़ा सा लिख दिया था, 2 पोर्शंस को मिला के लिख दिया था, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है पास हो गए थे। लेकिन ना बाद में हमें स्टेटमेंट की समझ भी आ गई थी, क्योंकि सर की स्टेटमेंट सारी की सारी ना एक्सरसाइज की वाली होती हैं। आप उनके भी रिटन टेस्ट वगैरह कोई नहीं ना हुआ है तो शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन अगर आप पुराने क्लास टेस्ट वगैरह उठा के देखो या फिर आप प्रॉफ की वो उठा के देखो ना पेपर्स, पास पेपर्स, तो वहाँ पे भी आप देख लोगे कि सर ना सीधी सीधी स्टेटमेंट ना बुक की एक्सरसाइज की दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आज हम लोगों के पास वही जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज की डेफिनेशन है जनरल के, सिस्टमिक प्लान एक परफॉर्मेंस होती है ऑफ द बॉडी मूवमेंट पोस्चर फिजिकल एक्टिविटी इंटेंडेड टू प्रोवाइड पेशेंट के लिए, इट मींस टू 4 इसके मेजर गोल्स हैं। क्या हो गया? प्रिवेंट करना है इम्पेयरमेंट्स को या रेमिडिएट करना है, अगर है तो उनको खत्म कैसे करना है। इम्प्रूव करना है फिजिकल फंक्शन को, हमारे पास प्रिवेंट करना है हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स को, फिर उसके बाद है ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को हम लोगों ने मेंटेन करना, ऑप्टिमाइज करना है, वही बात। उसके बाद पेशेंट और क्लाइंट में डिफरेंस आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर वाइवा। ये हमारे एक्सटर्नल भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं और सरासी भी पूछ लेते हैं। पेशेंट वो होता है जो इम्पेयरमेंट के साथ हो, विथ पेन आएगा आपके पास, लेकिन क्लाइंट वो होगा जो ही इज इन बेस्ट कंडीशन बट स्टिल वांट्स हिज बेस्ट, कि जो आपके पास अभी आपकी कंडीशन है ना, आप नॉर्मल आ रहे हो उसके बाद, लेकिन वो कहता है मैंने दी बेस्ट होना है, वो हमारे पास क्लाइंट होता है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फंक्शन डेफिनेशन ऑफ कीरम ना, अंदर से कुछ नहीं याद करने की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को एससीक्यू का एक पार्ट आया था, उसमें हम लोगों ने ये डायग्राम बनाई थी क्लास टेस्ट में ना। तो इसमें हमारे पास कितने पार्ट आ जाते हैं? 6 पोर्शन है हमारे पास। कौन कौन से? मसल परफॉर्मेंस। सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पे ऊपर ना निमोनिक बनाया हुआ है BMN SC। BMN मैंने वैसे किया था, SC से मैंने स्ट्रक्चर से याद रखा हुआ था। BMN में क्या है? बैलेंस एंड पोस्चरल इक्विपमेंट। M में हमारे पास मसल परफॉर्मेंस आ जाएगी। M में हमारे पास मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। N में हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आ जाएगी। फिर हमारे पास S में स्टेबिलिटी और C में कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस आ जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब आ गया है थेराप्यूटिक एक्सरसाइज इंटरवेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू पास पेपर में आया हुआ है कि क्या हमारे पास थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की गोल्स क्या है, हमने कहाँ कहाँ पे यूज करना है और किन किन जगहों पे हम लोग अप्लाई करते हैं। वो सारे पॉइंट्स, वही सारे आपके जो चैप्टर्स है ना, सीधी सीधे ना उन चैप्टर्स को एक लाइन में डिफाइन किया हुआ उस तरह। एरोबिक कंडीशनिंग है, रिकंडीशनिंग, मसल परफॉर्मेंस एक्सरसाइजेज, stretching techniques, neuromuscular control, inhibition and facilitation, postural control, body mechanics and stabilization, balance exercise, agility training, relaxation exercise, breathing exercise, ventilatory muscle training और task specific functional training। सीधी सीधी बात है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इधर हमारे पास आ जाते हैं मॉडल ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपने यहाँ पे ना लिखा हुआ है डिस्पाइट द वेरिएशन इन द अर्ली मॉडल सच टेक्सोनोमी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग की कंपोनेंट्स इन नाइजी ICDH। इन सबके मेजर कंपोनेंट्स क्या है जिनके ऊपर ये बेस किए हुए हैं सारे के सारे मॉडल्स।
4 है एक्यूट और क्रोनिक पैथोलॉजी, इम्पेयरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन, डिसेबिलिटीज, हैंडीकैप एंड सोशल लिमिटेशन। ठीक हो गया। आगे की यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास नाइकी के हमारे पास क्या लेवल्स है और उनकी क्या, उनको किस लिहाज से डिफाइन किया और ICIDH। नाइकी का मुझे खुद नहीं पता लगा था कि इसकी एब्रीवेशन किस तरीके से होती है, लेकिन ICDH तो नीचे ही लिखा हुआ है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप। ठीक हो गया। नाइकी जो है हमारे पास टिश्यू और सेलुलर लेवल पे हमारे पास एक्टिव पैथोलॉजी के अंदर आ रही है, यानी कि डिजीज स्टिल कंटिन्यूड है। और स्टिल कंटिन्यूड का मतलब ये है कि आप विद थेराप्यूटिक एक्सरसाइज के अलावा अगर वहाँ पर उसकी मेडिकेशन भी चल रही है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कल को वो खत्म हो भी जाए, क्योंकि एक्टिव पैथोलॉजी है, कल को हो सकता है वो खत्म हो जाए। ऑर्गन सिस्टम लेवल पे इम्पेयरमेंट है, ठीक है, वो उसको क्या करे, उसको फंक्शनल लिमिटेशन में फंक्शनल लिमिटेशन कॉज करा रही है पर्सनल लेवल पे, और सोसाइटी के लेवल पे डिसेबिलिटी है। लेकिन यही बात ICIDH में क्या हो जाती है, एक डिजीज है जो कि परसिस्टेंट है, इम्पेयरमेंट कॉज कर रही है, पर्सनल लेवल पे डिसेबिलिटी है, और सोसाइटी के लेवल पे हैंडीकैप है कि आप एज अ पर्सन पूरे के पूरे सोसाइटी को उस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते जिस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन को, अगर डिजीज हो गई है और डिजीज से पहले वो आपको सर्विसेज दे रहा था, लेकिन अब डिजीज के बाद उसकी सर्विसेज में उसकी सर्विसेज का कह लो कि लेवल ऑफ सर्विसेज कम हो गई है, लेकिन सर्विसेज स्टिल वही प्रोवाइड कर रहा है वो। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो हमारे पास बैक पेन के साथ है, ठीक है, लो बैक पेन के साथ है, अब वो अपनी सर्विसेज एज प्रीवियस तो प्रोवाइड कर सकता है ना, उसे कोई ये उसकी डिसेबिलिटी होगी क्योंकि वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि पेन है उसको, जिस लिहाज से वो पहले सिटिंग पोस्चर में या स्टैंडिंग में उसके जिस तरीके से उसकी एक्टिविटी थी अपने वर्किंग एरिया में, उस तरीके से वो नहीं दे पा रहा, लेकिन स्टिल उसका जो है हमारे पास क्वालिटी में थोड़ी कमी आई है। लेकिन हैंडीकैप पेशेंट जो होगा वो हमारे पास वो स्टैंडिंग या सिटिंग, अगर कोई भी उसका मसला है, फॉर एग्जांपल अगर वो लोअर लिम्ब पैरालिसिस में है, तो स्टैंडिंग में तो वो कर ही नहीं ना सकता कोई भी एक्टिविटी, उस लिहाज से ये बात हुई है कि सोसाइटी लेवल पे वो हैंडीकैप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग आ गई है, उसमें कहा है कि हेल्थ कंडीशन मेजर अपना किस पे डिपेंड कर रही है, एक्टिविटी पे, एक्टिविटी के साथ वहाँ पर बॉडी फंक्शन और पार्टिसिपेशन, इन दो चीज़ों पे भी आ गया। अब एक्टिविटी होगी तो बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर आपस में इंटरलिंक है तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी है तो पार्टिसिपेशन भी सीधी बात है होगी। अब एक्टिविटी की वजह एक्टिविटी जो है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी और पर्सनल फैक्टर्स पे भी। ये दोनों चीज़ें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स, एक्टिविटी के ऊपर भी इफेक्ट कर रहे हैं और एक्टिविटी भी इन दोनों चीज़ों के ऊपर इफेक्ट कर रही है। वही ICF का ओवरव्यू ऑफ द मॉडल उसने आगे साथ ही बता दिया हुआ है। पार्ट 1 में उसने कहा है कि हम लोगों ने जो है इसको तीन चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, बॉडी फंक्शन, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन। और पार्ट 2 में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर्स पे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, वही। और उसके बाद उसने फंक्शनिंग का बता दिया कि हमारे पास फंक्शनिंग की डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स एंड एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन लाइफ एक्टिविटीज। डिसेबिलिटी में क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, impairment is a result of any active pathology, लेकिन disability is the result of impairment। उसकी वजह से क्या हुआ है, फंक्शनिंग एक्टिविटी में लिमिटेशन आ गया, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। फिर उसके बाद जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वहाँ से पढ़ लो कि है वह कोई बात जो मैंने कहा है कि एक पर्सन की एक्टिविटी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। वो इसने बात की है कि have a positive effect on physical functioning include availability of assistive devices for personal care or household chores or modify functioning in the workplace or home for accessibility। मतलब क्या होगा कि अगर आपके वर्क एरिया में वही बाबा आदम अलैहिस्सलाम वाले बाहर टाइम की यही ना हो कि आपके वर्क एरिया में अगर एक पर्सन की उसकी सर्विसेज में ये इंक्लूड है कि उसने पत्थर तोड़ने हैं, ठीक है,
अब स्टिल वही हथौड़े के साथ उसको आप दिए हुए हैं और उसने अपनी पूरी एफर्ट भी लगानी है सब कुछ, तो ये उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट का उसकी हेल्थ के ऊपर। लेकिन यही आप जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर ली हुई है, आप उसको बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करोगे तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसकी हेल्थ के ऊपर। Personal factors such as level of motivation, coping skills, acceptance of the chronic health condition also affect their daily functioning. अब उसने कहा है लेवल ऑफ मोटिवेशन, कि आप वर्किंग एरिया में कितने मोटिवेटेड आए हो अपना काम करने के लिए। अगर मोटिवेटेड हो, आपका जो काम 30 मिनट का होना था वो भी आपका 15 मिनट्स में हो जाएगा, वही सारी बात। लेकिन अगर यही आप इस बिलीफ पे हो कि आपको क्रोनिक हेल्थ डिजीज हो गई है, हेल्थ कंडीशन है सॉरी, तो तब आप अगर तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक मेंटालिटी के साथ होगे तो आप कहोगे नहीं, आई विल कोप अप विद दिस एंड आई विल डू बेटर इन दिस। तो वो वही पेशेंट जो होगा ना वो रिकवरी की तरफ जल्दी होता है। और वही अगर एक पेशेंट है वो जो उसको पता लगे भी उसको, ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ बुखार का पता लग जाए तो परेशान होकर बैठ जाते हैं, पता नहीं कल को उनकी जिंदगी होनी है कि नहीं। उन लोगों के साथ फिर यही होता है ना कि उनकी उनकी वर्किंग, उनका क्वालिटी ऑफ वर्क उतना ही कम हो जाता है। उसके बाद उसने कहा आईसीएफ कंटेन्स एंड स्ट्रेस। हाँ, सबसे मेजर बात, आईसीएफ की ये टर्म्स हैं लेकिन ब्रॉड लेवल पे ये काम कर रही है, ठीक है। उसने इस मॉडल के बारे में ये आगे लाइन होता है, आगे है ये ओवरव्यू ऑफ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, आईसीएफई को जिसको कहा है उसने। उसके बाद से डोमेन्स कंसिडर पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट, वही सारी बातें जो पैराग्राफ में लिखी हुई हैं वही सारी बातें उसने अब टेबल बना के बता दी हैं, ताकि आप ये भी लिखो पीछे वाला सारा और ये भी सारा आप लिख दो, ताकि आपके क्वेश्चन को अच्छा इम्पैक्ट मिल जाए। एलईक्यू आएगा तो दोनों चीज़ें लिखनी है। एसईक्यू के लिए मार्किंग है, लेकिन एसईक्यू कभी नहीं आया, मैंने पास पेपर में नहीं देखा। मैंने आईसीएफ का देखा, इसको एज इन के टेबल व्यू में लिखना है, कुछ इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया टाइम मैनेजमेंट में, तो आप तब उधर वाला जो सारा एक्सप्लेनेशन वाले जो पैराग्राफ की फॉर्म में वो ना लिखो, आप ये लिख दो, आपका वेल डन हो जाता है एसईक्यू। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बॉक्स ना मैंने पढ़ा हुआ आपके सामने है, वो लाइनें मेरी बहन की लगाएंगे, मैंने नहीं पढ़ा। अब आ जाता है इम्पेयरमेंट्स। हमें ये एलईक्यू आया था, इसका ना पीछे क्वेश्चन है, वो बताती हूँ। अब इम्पेयरमेंट क्या होती है, डिजीज और इम्पेयरमेंट में फ़र्क अच्छी तरह याद कर लो कि जो हमारे पास इम्पेयरमेंट है वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस की कंसिक्वेंसेस में होता है, ठीक है। encompass the signs and symptoms that reflect the abnormality at the body system, organ and tissue level. इम्पेयरमेंट को ही हम डिजीज कह देते हैं, लेकिन डिजीज का प्रोलॉन्ग हो जाना जिसकी वजह से एंड रिजल्ट हमारे पास डिसएबिलिटी आता है। इम्पेयरमेंट का एंड रिजल्ट डिसएबिलिटी नहीं, सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ, डिजीज का एंड रिजल्ट हैंडीकैप है सोसाइटी लेवल पे, लेकिन इम्पेयरमेंट का एंड रिजल्ट सोसाइटी लेवल पे डिसएबिलिटी है। ये फर्क है इन दोनों चीजों का, इसका अच्छी तरह याद रखना, मैंने पहले गलत बोल दिया था। इम्पेयरमेंट का एंड रिजल्ट सोसाइटी लेवल पे क्या है, डिसएबिलिटी, लेकिन डिजीज का एंड रिजल्ट सोसाइटी लेवल पे हैंडीकैप है। ये कभी एमसीक्यू में नहीं आएगा, लेकिन एक डिफरेंस है जो अच्छी तरीके से आपको समझ आए ना, तो आपको इस डेफिनेशन को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अब वो कहते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट कैसी हो सकती हैं, वही बात है, जितने सिस्टम आपकी बॉडी में फर्क आ रहे हैं उन्हीं के मुताबिक आपकी टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट होंगी। हमने लेवल कौन से जिन पे चेक करना है, सबसे पहले न्यूरोस्केलेटल मस्कुलोस्केलेटल पे, फिर न्यूरोमस्कुलर पे, कार्डियोवास्कुलर, पल्मोनरी पे, फिर इंटेगोमेट्री पे। अब टाइप्स ऑफ वो आ जाती हैं इम्पेयरमेंट्स। हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और कंपोजिट। ये आ गई। प्राइमरी में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक डायरेक्ट हेल्थ कंडीशन की वजह से हमारे पास जो डिजीज कॉज हो रही है वो हमारे पास प्राइमरी इम्पेयरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास इम्पीजमेंट सिंड्रोम जो है वो एक प्राइमरी इम्पेयरमेंट है। नहीं, हमारे पास जो टेंडिनाइटिस है ना वो प्राइमरी इम्पेयरमेंट है, लेकिन टेंडिनाइटिस की वजह से आगे हमारे पास टेंडिनाइटिस ही होता है ना इम्पीजमेंट सिंड्रोम में, बर्साइटिस हो जाता है हमारे पास,
लेकिन रोटेटर कफ का, तो अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन ऑफ रोटेटर कफ हुआ है, आगे उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास मजीद उसकी प्रॉब्लम आ रही है, रेंज ऑफ मोशन में हमारे पास आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, वीकनेस हो रही है, पेन हो रहा है। ये हमारे पास सेकेंडरी इम्पेयरमेंट होगी जो हमारे पास साथ में है, क्या उसका नाम दे देंगे, इम्पीलमेंट सिंड्रोम। ठीक हो गया। ये प्राइमरी इम्पेयरमेंट की आपकी सिर्फ एग्जांपल होगी टेंडिनाइटिस या बर्साइटिस, ठीक है, ऑफ रोटेटर कफ। आप अगर शोल्डर अपर लिम्ब के शोल्डर जॉइंट की बात करते हो, लेकिन अगर सेकेंडरी इम्पेयरमेंट आपने अलग अलग लिखना है, आपने कौन सा एक साथ दोनों को लिखना है, आपने तो अपना सवाल भी तो लंबा करना है। तो आपकी हमारे पास एग्जाम्पल होगी इम्पीचमेंट सिंड्रोम। इम्पीचमेंट सिंड्रोम में सारी चीजें मिला के आपने लिखना है। फिर उसके बाद कंपोजिंग इम्पेयरमेंट आ जाता है। कंपोजिंग इम्पेयरमेंट का है कि हमारे पास मल्टीपल अंडरलाइंग कॉजेज होंगी ना, जो कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन इम्पेयरमेंट दोनों को मिला के हो रही है, वो कंपोजिंग इम्पेयरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है एंकल स्प्रेन की। एंकल स्प्रेन में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास टीयर हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास टीयर भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है ब्रेन में। लेकिन अब क्या हुआ है, उसकी वजह से हम लोग उसको अब रिकवरी की तरफ लाने के लिए हम लोगों ने उस जॉइंट को रेस्ट पे लेके आए और हमने उसके ऊपर कास्ट डाल दिया। फॉर एग्जांपल कि कास्ट डाल दिया हम लोगों ने, फुट रेस्ट पे उसको कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ है, अब पेशेंट जो है वो यूज तो नहीं ना कर रहा उस जॉइंट को फॉर अ फ्यू डेज, जितने डेज के लिए हमने रेस्ट उसको प्रिस्क्राइब किया। अब क्या हुआ, उस डिसयूज की वजह से हमारे पास जो पेशेंट है और मजीद प्रॉब्लम्स में आ गया। ये है ना कि हम एक चीज को 4 दिन काम इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, वो चौथे दिन 5वें दिन वो खुद ही काम वो अपने आप में उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो पहले था उन 4 दिनों से, अब वो 5वें दिन उस स्टेट में नहीं होगा फौरन। वो कहते हैं कि एंकल स्प्रेन में जब आपने कास्ट उतार दिया उसके ऊपर से, पाउंड के ऊपर से, तो हमारे पास दो और प्रॉब्लम्स के साथ आपको फेस करना पड़ेगा। पहला क्या होगा कि हमारे पास इम्पेयर, ये देखो, क्रोनिक लिगामेंटस लेक्सिटी की वजह से तो हमारे पास स्ट्रक्चर इम्पेयरमेंट हुई है, जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पेयरमेंट में आ गया है। लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ, साथ ही इम्पेयर्ड एंकल प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम इंजरी और मसल वीकनेस ड्यू टू इमोबिलाइजेशन एंड डिसयूज। ये हमारे पास कास्ट लगाने की वजह से हो गया मोस्टली। तो वो कह रहा है कि हमारे पास कंपोजिट इम्पेयरमेंट इन्वॉल्व कर रहा है सेकेंड फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिला के, और उनके रिजल्ट में अगर आगे प्रॉब्लम हो गया तो हमारे पास कंपोजिट इम्पेयरमेंट आ जाता है। अब आ जाता है हमारे पास, पहले आप LEQ आ गया, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने बताना है कि किन लेवल्स पे आपने इम्पेयरमेंट्स को चेक करना होता है। यही 4 पॉइंट्स आपने बता दे रहे हैं, थोड़ा सा इनको डिफाइन भी कर दिया कि मस्कुलोस्केलेटल में क्या चीज़ आती है, न्यूरोमस्कुलर में क्या आ गया हमारे पास, कार्डियोवास्कुलर, इंटेग्रोमेट्री में क्या आ गया। फिर उसके बाद आपने टाइप्स बता देनी है, फिर उसके बाद आपने पेमेंट्स और बॉडी फंक्शन एंड बॉडी स्ट्रक्चर बताना है। हमारे पास इसमें तो वही बात आ जाती है, इम्पेयरमेंट्स को आपने जज कैसे करना होता है, आपने आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। पेन से, रिड्यूस सेंसेशन से, डिक्रीज रोम से, डेफिसिट इन मसल परफॉर्मेंस से, कि स्ट्रेंथ, पावर और इंड्योरेंस इन तीनों में कमी आई होगी। इम्पेयर्ड बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस एंड रिड्यूस वेंटिलेशन आर क्लासिफाइड एज इम्पेयरमेंट्स ऑफ बॉडी फंक्शन। ठीक हो गया। इनको आपने फिर आँख से चेक करना है, जॉइंट स्वेलिंग वगैरह ये चीज़ें चेक करनी है कि आपने इनको जज कैसे करना है। ठीक है, वो सारी बात आ गई। फिर आपने ये आपका 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन है कि कॉमन फिजिकल इम्पेयरमेंट मैनेज विद थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस। ये पार्ट आ गया कि हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलर, कार्डियोवास्कुलर, पल्मोनरी और इंटेगोमेट्री सिस्टम में हमारे पास वो कौन सी चीज़ें होंगी जो हमारे पास कॉमन है कि इम्पेयरमेंट्स हो रही हैं। मेरा वो ग्रीन वाला क्वेश्चन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसकी बॉक्स की हेडिंग है कॉमन फिजिकल इम्पेयरमेंट्स मैनेज विद थेराप्यूटिक एक्सरसाइज। इसमें पेन, वीकनेस, सारी चीज़ें वही जनरल हैं। फॉल्टी पोस्चर, मसल लेंथ, रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेरी आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर न्यूरोमस्कुलर में भी वही पेन है, इम्पेयर्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है, डिलेड मोटर डेवलपमेंट है।
फिर वैसे ही हमारे पास कार्डियोवास्कुलर परमिट, ये सिर्फ रट्टा है, ठीक है, आप लोग आसानी से याद कर लोगे। स्किन हाइपोमोबिलिटी, मोबाइल और एडहेरेंस स्केरिंग हो गई है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब आपको पता लग गया ना कितना अच्छा एलईक्यू बन जाता है अगर आप इन पॉइंट्स को किस तरीके से मैनेज करके लिखो, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि पीछे स्टेटमेंट कौन से क्वेश्चन की थी जो हमें ये क्वेश्चन आया था और हमने लिखना ये था, लेकिन हम लिख के कुछ हो रहे थे। पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग योर करंट knowledge of examination procedure, develop a list of specific tests and measures you would most likely choose to use when examining a patient whose primary impairment affect the musculoskeletal, neuromuscular, cardiovascular and integumentary system। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास लिखना क्या था हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स 1.3 वाला, और आगे जो है ना इवेल्युएशन से पहले एरियाज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ सिस्टम रिव्यू, सिस्टम रिव्यूज के आगे वाले पॉइंट्स के ये हमारे पास टेस्ट हैं। टेस्ट से मुराद है, यहाँ पे तो लिखा है ना कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, उसमें एक जनरल स्क्रीनिंग है, ये आपने ये चीजें सारी लिखनी थी वहां पे। यार मैंने वेटिंग रूम तो रखा ही नहीं हुआ है, तो अलाउ वाला सीन नहीं है, जो भी है सारे साथ साथ ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब ये एलईक्यू की समझ आ गई है ना सबको? आंसर आप दोबारा रिपीट कर दें, क्या 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 लिख। प्लीज आप दोबारा बोल दो। आप दोबारा आंसर बता दें इसमें क्या क्या लिखेंगे। एक तो टेप बॉक्स है 1.3, इसके अलावा आपने क्या बताया लिखने के लिए? वाला पोर्शन है ना, वहां पे जाओ और टेबल दिया हुआ है सिस्टम और स्क्रीनिंग वाला, एरियाज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ द सिस्टम रिव्यू 1.3 टेबल है। ये बॉक्स 1.3 है, वो टेबल 1.3 है, इन दोनों को मिला के आंसर लिखना था। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैंने जो लिखा था ना, मैं सिर्फ ये रिस्पेक्ट ये लिखे थे, कॉमन फिजिकल इम्पेयरमेंट, मैनुअल थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, जो कि इनफ आंसर नहीं था, लेकिन हम लोगों ने और भी उसको लंबा करने के लिए लिखा हुआ था ना, यानी कि थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन किया था, तो हमारा वो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया था, तो गुजारा हो गया था। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला हमारे पास जो मार्किंग है ना, वो है ये है कि टाइप्स ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशन, फंक्शनल लिमिटेशन दो तरह की होती हैं, बेसिक एक्टिविटीज और डेली लाइफ की लिमिटेशन हो जाए, या हमारे पास IADL जैसे इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज और डेली लाइफ। बेसिक एक्टिविटीज हर एक पर्सन की नीड है, जिसमें बाथिंग है, ड्रेसिंग है, फीडिंग है, ठीक है, कॉम्बिंग है, ये सारी चीजें। लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द डेली लिविंग, जो पर्सन वर्किंग पर्सन है, लिटरेट पर्सन है, उसकी वर्किंग ऑक्यूपेशन टास्क आ गए, स्कूल रिलेटेड स्किल्स आ गई, हाउस कीपिंग आ गई, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आ गई, कम्युनिटी मोबिलिटी आ गई। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, और इनको बस सामने याद कर लेना कि बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ क्या होती हैं, और हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ क्या होती हैं। अब उसने बॉक्स 1.4 में बताया कि कॉमन एक्टिविटीज लिमिटेशन, फंक्शनल लिमिटेशन रिलेटेड टू फिजिकल टास्क। 1.3 टेबल पेज नंबर मेरी बुक के ऊपर है 18। स्क्रीनिंग वाला पोर्शन अभी आएगा, परेशान ना हो, स्क्रीनिंग वाला पोर्शन आगे आएगा, वो भी एलईक्यू बनता है अब अपने आप में अकेला, तो उधर आपको साथ में मिल जाएगा, और मैं ये PDF जो है ना आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग अगर किसी के पास ना हुआ ना, तो आप वहां से देख सकते हो। इसमें इस वाले बॉक्स के अंदर ना सिंपल वही जो एक जनरल एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि लिफ्टिंग एंड लोअरिंग एंड कैरिंग आ गया, बेंडिंग एंड शूटिंग आ गया, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग आ गया। ये आपको जितनी याद हो जाए उतनी अच्छी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप साथ में
ये 1.4 बॉक्स के अंदर जो डिफिकल्टीज और लिमिटेशन है ना, ये वाली सारी लिख सकते हो कि ये एक्टिविटीज हैं, इनके अंदर हमारे पास लिमिटेशन आ रही हैं। तो हमारे पास ये बेसिक एक्टिविटीज और डेली लिविंग में आ गया है और इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज और डेली लिविंग में आ गया है। ये मेरी बुक के ऊपर है, आप लोगों की बुक के ऊपर नीचे हो सकता है। फिर आ गया कैटेगरीज ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। जी अभी हमारी बुक पे पेज नंबर 9 है। चलो, जिन बच्चों के मिल नहीं ना रहा था, तस्वीर ने बता दिया, पेज नंबर 9 है, ठीक है। चैप्टर 2 के अंदर भी हमारे पास कैटेगरीज ऑफ प्रिवेंशन लिखी हुई है, लेकिन जब आपको डेफिनेशन लिखनी है ना, आपने यहाँ से लिखनी है। दोनों में फ़र्क तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने तो यहाँ की याद की हुई है, मैं वहाँ से देखती भी नहीं थी वैसे। कि प्राइमरी प्रिवेंशन में हम लोगों ने फ्लायर्स वगैरह देख के हम लोगों ने बिफोर टाइम अवेयरनेस प्रोवाइड करनी होती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस करनी होती है और हम लोगों ने जो एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ है उसको कंट्रोल करना होता है। टर्शियरी प्रिवेंशन में हमारे पास ये होता है कि अब हमारे पास डिजीज़ हो गई है, रिकवरी अगर नहीं हो सकती है तो हम लोगों ने वहाँ पे एग्जिस्टिंग डिजीज़ के साथ पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ लेके आना होता है। ये हमारे पास टर्शियरी प्रिवेंशन में आ गया कि हम लोगों ने अगर वो डिजीज़ हो गई या मज़ीद कोई और उसके साथ इंटरलिंक्ड डिजीज़ ना हो, और अगर हमारे पास वो डिजीज़ है परसिस्टिंग, तो हमने पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ लेके आना है। ये रहे कैटेगरीज ऑफ प्रिवेंशन। उसके साथ में जो मार्किंग लिखी हुई है ना, एरियाज ऑफ फंक्शनिंग एसोसिएटेड विद पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन एंड डिसेबिलिटी, वो वही बातें हैं सारी कि हम लोग, वैसे मैंने ये पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन यानी कि सिंपल सी बातें हैं कि हमारे पास किन लेवल्स के ऊपर जो है ना रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। सेल्फ केयर में मोबिलिटी इन द कम्युनिटी आ गया, ऑक्यूपेशनल टास्क आ गया, स्कूल रिलेटेड टास्क आ गया, होम मैनेजमेंट आ गया, केयरिंग फॉर डिपेंडेंट्स आ गया। सीधी सीधी बातें हैं। मैंने इसकी पिक्चर आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूँगी, उनको मैंने पढ़ा नहीं हुआ था, ना कभी भी पास पेपर में नहीं आया, लेकिन मार्क हुआ था। और किसी को ये टेंशन ना हो जाए कि आप ही के मार्क हो गया, आपने पढ़ाया नहीं था, तो मैं ये ना वैसे शेयर कर दूँगी ग्रुप में, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कौन सा बॉक्स है। इनमें कुछ भी नहीं है वैसे। अब आ गया है रिस्क फैक्टर्स फॉर डिसेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, लाइफस्टाइल के फैक्टर्स कौन से होते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कॉज कर सकते हैं किसी डिसेबिलिटी को, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं। कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा रट्टा लगा लेना है। अगर LEQ आ गया तो आप लोगों के पास हर एक पॉइंट के अंदर अच्छा खासा लिखने के लिए अपना नॉलेज, क्रिएटिविटी के साथ लिख लेना है। एज, रेस और सेक्स आ गया, हाइट, वेट, रिलेशनशिप आ गया। अब देखो, एज, सेक्स और रेस, इसमें आप खुद एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे हमारे पास एक और वो होती है, जैसे हमारे पास बार्डनेस है, वो हमारे पास मेजरली किसके अंदर हो रही है, मेल्स के अंदर हो रही है ना, फीमेल्स में नहीं हो रही है। तो ये सेक्स इंड्यूस, यही वो बायोलॉजिकल फैक्टर है जो सेक्स के मुताबिक हमारे पास डिफ्रेंशिएट करें कि मेल्स के अंदर है लेकिन फीमेल्स में नहीं है। और जैसे हमारे पास वो मीनोपॉज की वजह से हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, फीमेल्स में हो रहा है लेकिन मेल्स में वही नहीं चीज़ हो रही। इस तरीके से वो हमारे पास फीमेल जो है आर एट मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ आर्थराइटिस वगैरह, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से वही मेल्स के ऊपर कम हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। फिर एज की बात आ जाती है कि यही ऑस्टियोपोरोसिस जो है, अगर हमारे पास डाइट चिल्ड्रन के अंदर सही नहीं होगी तो वहाँ पे हमारे पास डिजीज कॉज हो रही होंगी, लेकिन अगर वही हमारे पास उनकी डाइट मेंटेन होगी, बैलेंस होगी, तो वहाँ पे नहीं हो रही है। और यही हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास एडल्ट एज में जाके हो रही है। रेस की बात आ जाती है तो हमारे पास जैसे अफ्रीकन है, वहाँ पे हमारे पास रेस के अगर एग्जाम्पल देनी है, यही एशियन में हमारे पास जो है, क्योंकि ये लोग
नॉर्मल डाइट खा रहे हैं सारे के सारे और इनकी बैलेंस डाइट है, एक ही स्टेपल फूड नहीं है, ऑल टाइप ऑफ फूड खा रहे हैं। कुछ कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ पोटैटोज को जो है बहुत ज़्यादा कर देते, तो वहाँ पे उस तरह की डिजीज कॉज हो रही है। और यहाँ पे बैलेंस डाइट जहाँ पे है, हर चीज़ तरह की चीज़ खाई जा रही है, वहाँ पे वही मसले नहीं है। इसी वजह से आप हर चीज़ को ना एग्जाम्पल्स दे सकते हो, या फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक डिजीज वगैरह जो सी भी हैं हमारे पास, वाइट ब्लड सेल्स का जो कैंसर होता है, जिसका नाम नहीं याद आ रहा, उसकी आप यहाँ पे एग्जाम्पल डाल सकते हो। इसी तरीके से आप सारों में आराम से अच्छी तरीके से ना एग्जाम्पल्स खुद बेस करके ना अच्छा एलक्यू बना सकते हो, ऑन द स्पॉट वाला। अब आगे आ गया है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पूरा का पूरा सब्जेक्ट है हमारा 4th ईयर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसे आपको वहाँ पे EBP, ई एविडेंस, बी बेस और ई फॉर प्रैक्टिस, इन 3 चीज़ों को मिला के भी आपको सिर्फ EBP की डेफिनेशन का पूछ सकते हैं सर, बगैर उसका करके ना कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को ना लिखें और आपको कहीं EBP की डेफिनेशन लिखें। कंसेंटुअस एक्सप्लिसिट जुडिशियल यूज ऑफ करंट बेस्ट एविडेंस इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द केयर ऑफ एन इंडिविजुअल पेशेंट। कैसे आपने एक पेशेंट को स्टार्ट करना है, मतलब जो हिस्ट्री लेने के पॉइंट्स है ना, बेसिकली वही चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को कैसे, एक हिस्ट्री लेके। दूसरा क्या किया आपने, रिसर्च किया आपने लिटरेचर में, सबसे पहले कि लिटरेचर में जो आपको प्रोवाइडेड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट आया है, उस लिटरेचर के मुताबिक, उस नॉलेज के मुताबिक लिटरेचर आपको क्या कहता है। फिर उसके बाद आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है जो आपके पास पेशेंट दे रहा है ना एविडेंस, साइन एंड सिम्टम्स का, उसको एनालाइज करना है और उस सारे नॉलेज को आपने फिर देखना, उसके मुताबिक आपने जजमेंट करनी है। इंटीग्रेट करना है अप्रेजियल ऑफ द एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। अब आपको लिटरेचर भी मिल गया है, अब आपको हमारे पास अपना एक्सपीरियंस भी मिल गया। आपने उन दो चीज़ों के मुताबिक आपने इंटीग्रेट करना है कि आपने क्या इसके आगे फर्दर किन पॉइंट्स को लेके चल रहा है, किन चीज़ों का टेस्ट करवाना है, किन कौन सी एक्सरसाइज से आप, कौन से टेस्ट आपने लैब टेस्ट करवाने, कौन से टेस्ट से आपने चेक करना है कि आया कि जो आपने लिटरेचर में, लिटरेचर के मुताबिक ये बंदा साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक आया है, वो चीज़ें एक दूसरे को मैच करी हैं कि मिसमैच में है। फिर इनकॉर्पोरेट करना है फाइंडिंग्स एंड डिसीजन को पेशेंट के मैनेजमेंट में और असेस करना है आउटकम्स ऑफ इंटरवेंशन को। और अगर कोई और मजीद सवाल करने वाला रहता है तो आपने वो क्वेश्चन करना, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगला दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एसक्यू, पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल। ऊपर टाइम कितना रह गया, 1 मिनट रह गया। आप लोगों ने ना दोबारा सेम लिंक के साथ ना ज्वाइन कर लेना। पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल आ गया, इसके अंदर वही सारी बातें जो आप लोगों ने EPP में पढ़ी है ना, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में, वही सारी की सारी हैं। अगर आपको SCQ आ गया और टाइम कम है तो आप इन पॉइंट्स को लिखने के बजाय आप ये डायग्राम बनाओ, बेस्ट है। पहली चीज़ उसने देखना है कि आपने इतने अच्छे तरीके से ये स्टेप्स में बनाया है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 5 आउट ऑफ 5। लेकिन अगर आपको पास अच्छा टाइम है, आप ऊपर से ये 5 पॉइंट्स भी लिखो और फिर उसके बाद ये डायग्राम बना दो, बहुत अच्छा। क्योंकि ना सरासिफ के साथ थोड़ा सा ये कि आपने जितना लंबा लिखा होता है ना सर, उतना उसको अच्छा समझते हैं, इस लिहाज से। उसमें वही है, पहले हम लोगों ने कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन करना है, एवेल्युएशन ऑफ डाटा करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ डायग्नोसिस करना है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस करना है, प्लान ऑफ केयर करना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन करना है। जो ये हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में करते हैं ना, वही चीज़ हमारी सारी की सारी इसमें आती है। ये आप टेबल पढ़ोगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगी।